नमस्कार दोस्तों, मैं एन के ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे इतिहास, हिस्ट्री पढ़ेंगे। बीए प्रोग्राम का ये सब्जेक्ट है और इसी को आज हम पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का हम इसमें अध्ययन करेंगे। और ये बीए प्रोग्राम चाहे वो सोल से हो, चाहे एनसी वेब से हो, चाहे रेगुलर हो, सबके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का अध्ययन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो हम इसमें देखेंगे भूमिका, कि इसकी भूमिका में हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले एक आप हेडिंग बनाएंगे अपने नोटबुक में, भूमिका। और भूमिका में क्या लिखना क्या है कि देखिए, पूरे इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। पूरे इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है और उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। मैं यहाँ लिखता हूँ, इतिहास को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। और एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आधि ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल से हमें कोई भी लिखित सबूत प्राप्त नहीं होता है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल से हमें कोई भी लिखित रूप से कोई भी सबूत नहीं मिलता है। तो इस काल के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो इस काल के बारे में जानकारी हमें पत्थर के औजारों से मिलती है। पत्थर को हम पाषाण कहते हैं, इसलिए इसको पाषाण काल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो लिखना क्या है इसमें कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल से हमें कोई भी लिखित सबूत प्राप्त नहीं होता है। इस काल के बारे में हमें जानकारी पत्थर के औजारों से मिलती है और इसके अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पाषाण काल का। पाषाण काल का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आधि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल के बारे में हमारे पास लिखित सबूत तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं किया गया है। ठीक है, तो आधि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के बारे में हमारे पास लिखित सबूत तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, चाहे अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। और इसके अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, वैदिक काल को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। प्रागैतिहासिक आधि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में हमें पूरे लिखित सबूत भी प्राप्त हुए हैं और उसको पढ़ा भी गया है। तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल से हमें लिखित सबूत मिले हैं और उसका अध्ययन भी किया जा चुका है। और इसके अंतर्गत हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के समय को रखते हैं। ठीक है, 6ठी शताब्दी
ईसा पूर्व के समय को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो इतना लिखने के बाद ये आपको भूमिका में लिखना है कि इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है और प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और तीनों को जो मैंने परिभाषा तीनों की बताई है वो आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन 1863 में 1863 में शुरू हुई, जब भारतीय भू सर्वेक्षण के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ये 1863 में सबसे पहले पाषाण काल का अध्ययन में सफलता मिली, जब रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पोलवरम, एक जगह मद्रास के पोलवरम से कुछ पाषाण कालिक हथियार प्राप्त किए। 1863 में हम ये इसमें लिखना है आगे के कि पाषाण काल का अध्ययन तब शुरू हुआ जब, चाहे पाषाण काल का औजार तब मिलना शुरू हुआ जब 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के निकट पोलवरम से कुछ पाषाण कालिक हथियार प्राप्त किए। उसके बाद अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जगहों से इसके कई सारे हथियार प्राप्त किए हैं, तब से इसका अध्ययन शुरू हो गया। तो सबसे पहले इसका हथियार 1863 में मिलता है। इतना लिखने के बाद आपको एक हेडिंग बनाना है और उस हेडिंग का नाम होगा पाषाण संस्कृतियाँ। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद आप एक हेडिंग बनाएंगे पाषाण संस्कृतियाँ। भूमिका लिखने के बाद वो आपका हेडिंग होगा पाषाण संस्कृतियाँ। ये भूमिका में इतने लिखनी है। उसके बाद जो अगला आपका हेडिंग होगा वो होगा पाषाण संस्कृति। पाषाण संस्कृतियाँ, ठीक है। अब पाषाण संस्कृति के अंतर्गत पाषाण काल में क्या है, बहुत तरह के हथियार मिले हैं और हथियारों में काफ़ी भिन्नता है, अंतर है। तो हथियारों में अंतर के अकॉर्डिंग के अनुसार पाषाण संस्कृति को 3 वर्गों में बांटा गया है। हथियारों में भिन्नता के आधार पर पाषाण संस्कृति को 3 वर्गों में बांटा गया है और इसको 3 वर्ग कौन कौन सा है। एक जो पहला है उसको कहा जाता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरे को कहा जाता है मध्य पाषाण काल। और तीसरे को कहा जाता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण संस्कृति को 3 वर्गों में बांटा जाता है हथियारों को भिन्नता के आधार पर। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इसको भी आगे चलकर कई वर्गों में बांटा जाता है। तो हम अब पूरा पाषाण काल को, अब इसी को एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। तो पाषाण संस्कृति को हथियारों के आधार पर, हथियारों में अंतर के आधार पे, क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग अंतर मिले अलग अलग कालों में, तो पाषाण संस्कृति को हथियारों में, उपकरणों में, हथियार को उपकरण कहते हैं, उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इन्हीं को एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या है, ठीक है। पूरा पाषाण काल अब देखेंगे हम। पूरा पाषाण काल, तो अगला हेडिंग आप बनाएंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को भी आगे चल के कई वर्गों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल को भी हथियारों में भिन्नता के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव का जीवन था वो स्थिर नहीं था। पूरा पाषाण काल में मानव जीवन स्थिर नहीं था
और इस समय बिल्कुल मानव शिकार पर निर्भर करता था, शिकार करके अपना जीवन चलाता था पूरा पाषाण काल में। तो इसलिए इस समय का जो मानव है उसको आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा जाता है। आखेटक और खाद्य संग्राहक का मतलब होता है कि वो अपना मतलब शिकार करके और भोजन कंद मूल फल वूल इकट्ठा करके अपना जीवन चलाता था। और इस समय के मानव को आग के बारे में परिचय तो था, आग के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन आग का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी पूरा पाषाण काल में। और इस काल में मानव का कोई हमें कंकाल चाहे हड्डियों का सबूत नहीं मिलता है। तो इसमें इतना आपको लिखना है। एक बार और बोल देता हूँ कि इस पूरा पाषाण काल को हम आखेटक और खाद्य संग्राह काल भी कहते हैं, आखेटक और खाद्य संग्राह काल भी कहते हैं। और इस काल में मानव का जीवन बिल्कुल स्थिर नहीं था, मतलब स्थिर नहीं था, स्टेबल नहीं था। और व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से शिकार पर निर्भर करता था। व्यक्ति शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना जीवन का गुजारा करता था। इस काल में मानव को आग के बारे में जानकारी थी, लेकिन आग का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और इस काल से मानव का कंकाल कहीं से हमें प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद आप लिखेंगे कि पूरा पाषाण काल को भी हथियारों में भिन्नता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को हथियारों में भिन्नता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। और वो 3 वर्ग है, पूरा पाषाण काल को 3 वर्ग में बांटा गया है। और वो 3 वर्ग है, पहला निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। और उसके बाद मध्य पूरा पाषाण, और उसके बाद नव पूरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया है हथियारों में भिन्नता के आधार पर। एक निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा पाषाण काल। और एक एक करके हम इसको अब देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल के जो हथियार है उस भारत के विभिन्न इलाकों से हमें प्राप्त हुए हैं। भारत के कई इलाकों से इसके हथियार प्राप्त हुए हैं और इनको 2 वर्गों में बांटा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल के हथियार, ये लिखना है इसमें, पहले हेडिंग बनाएंगे आप, निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद लिखना है निम्न पूरा पाषाण काल के औजार भारत के कई इलाकों से मिले हैं और इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल को 2 वर्गों में बांटा जाता है। और एक जो वर्ग है इसको कहा जाता है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। और दूसरे को कहा जाता है हैंड एक्स संस्कृति। तो 2 संस्कृति, इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। अब देखते हैं चापर चापिंग होता क्या है। तो पहले हम देखेंगे पेबुल। तो जो ये पहला है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, इसके हथियार सबसे पहले पंजाब, जो आज पाकिस्तान में वाला पंजाब है, पंजाब में सिंधु की सहायक नदी सोहन नदी के घाटी में इसके औजार सबसे पहले मिले। सिंधु की सहायक नदी सोहन नदी घाटी में सबसे पहले इसके औजार मिले, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ये चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो हथियार मिले सबसे पहले सोहन नदी घाटी में मिले, जो सिंधु की सहायक नदी है। और पेबुल का मतलब होता है, पेबुल में आप लिखेंगे, पेबुल भी उसके नीचे लिखेंगे, पेबुल उस पत्थर को कहा जाता है जो नदी में पानी के बहाव के कारण
रगड़ खा के चिकना हो जाता है और गोल मटोल हो जाता है, उस पत्थर को पेबुल कहा जाता है। और उसी पेबुल से अगर बड़ा उपकरण बनाया जाता है, बड़ा हथियार बनाया जाता है, तो उसको चापर कहा जाता है। तो पेबुल क्या है? पेबुल एक वह पत्थर है जो नदी में पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकना हो जाता है और गोल मटोल हो जाता है, उसको पेबुल कहते हैं। उसी पेबुल से बड़े आकार के जो हथियार बनाए जाते हैं उसको चापर कहा जाता है। और चापर हथियार की विशेषता क्या है? उसमें एक साइड नोक बनाए जाते थे, इस टाइप से एक साइड उसके नोक बनते थे, इस टाइप से दोनों साइड नोक नहीं बनते थे, ये इसको चापर कहते थे। और चापिंग क्या होता था? चापिंग भी पेबुल से ही बनाए जाते थे, पेबुल नाम का जो पत्थर होता था उसी से बनाए जाते थे। लेकिन उसकी विशेषता क्या होती थी? उसमें दोनों साइड नोक बनाए जाते थे, जो इस टाइप से। तो चापर भी पेबुल से बनता था और चापिंग भी पेबुल से बनता था। तो चापर में एक साइड नोक बनते थे और चापिंग में दोनों साइड ये लोग नोक बनाते थे। तो इसलिए इसको चापर चापिंग पेबुल संस्कृति कहते हैं। और इसमें सोहन नदी की जो 5 वेदिकाएँ मतलब स्टेप जो उसकी घाटियाँ थी, उन घाटियों की जब खुदाई हुई तो 5 वेदियों से अलग अलग औजार मिले हैं। और उन औजारों में भिन्नता के आधार पर इसको सोहन उद्योग भी कहा जाता है, सोहन उद्योग भी कहा जाता है। तो पहला एक नाम तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति हो गया, दूसरा सोहन घाटी संस्कृति भी कहा जाता है, तीसरा सोहन उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से अलग अलग घाटियों में जो वेदिकाएँ अलग अलग हथियार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो हैंड एक संस्कृति है, हैंड एक संस्कृति के औजार सबसे पहले मद्रास के 2 इलाके से मिलते हैं, और वो है बद्दमदुरई और अतिरमपक्कम। ये 2 जगहों से इसके हथियार मिले हैं हैंड एक्स संस्कृति के। तो पूरा पाषाण में आपको इतनी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल को देखते हैं। तो ये आपको यही लिखना है, दोनों संस्कृति को 2 वर्गों में बांटा गया है। मध्य पूरा पाषाण काल को सबसे पहले इसमें फलक के औजार सबसे ज़्यादा मिले हैं, फलक के औजार सबसे ज़्यादा मिले हैं, फलक के औजार। दूसरे कि फलक के इसमें बहुत ज़्यादा फलक के औजार मिले, इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और फलक क्या होता है? फलक एक तरह के औजार होता है जो पत्थर को काट कर चाहे तोड़ कर बनाया जाता है। फलक क्या होता है? एक औजार होता है जो पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है, तो इस मध्य पूरा पाषाण में क्या है? फलक के औजार बहुत ज़्यादा मिले हैं, और फलक के औजार बहुत ज़्यादा मिले हैं इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक एक तरह का औजार होता है जो पत्थर को तोड़कर उसको बनाया जाता है। इस काल में जो हथियार बनते थे, औजार बनते थे, वो क्वार्टजाइट जो पत्थर होता था उसके बनते थे, चर्ट नाम के पत्थर के बनते थे, जैस्पर के बनते थे और फ्लिंट के भी बनते थे। फ्लिंट, ये 4-5 तरह के पत्थरों के औजार बनते थे। इसके अलावा इसमें जो हथियार बनते थे वो स्क्रैपर होता था, स्क्रैपर जिसको खुरचनी कहते हैं, बेधक और बेधनिया, ये हथियारों के नाम हैं। तो इसमें ये स्क्रैपर, बेधक और बेधनिया ये हथियार होते थे। क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट नाम के पत्थर के इस्तेमाल करते थे। इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि फलक के औजार बहुत ज़्यादा इसमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर हम उच्च पूरा पाषाण काल के देखें तो उच्च पूरा पाषाण काल की सबसे जो मुख्य विशेषता है कि इस काल में होमो सेपियंस का उदय होता है। इसी काल में होमो सेपियंस
होमोसेपियंस जो ज्ञानी मानव है उसका उदय, होमोसेपियंस का उदय होता है इसी काल में। दूसरा, इस काल का जो मानव होता है वो गुफाओं में रहना शुरू कर देता है, गुफाओं में रहना शुरू कर देता है। और तीसरा कि इस काल का मानव चित्रकारी भी शुरू करता है, इस चित्रकारी की शुरुआत, तो चित्रकारी की शुरुआत भी इसी काल में शुरू होती है। और इसके भी सबूत कई इलाकों से प्राप्त हुए हैं। तो उच्च पुरापाषाण काल, होमोसेपियंस का उदय इसी काल में होता है। इस काल में मानव गुफाओं में रहना लगभग शुरू कर देता है और चित्रकारी की शुरुआत भी इसी काल से हुई है। ये मध्य प्रदेश के एक जगह भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, यहाँ से नीले रंग का पाषाण खंड मिला है। पाषाण खंड पाषाण का मतलब पत्थर का एक टुकड़ा मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बेलन, इलाहाबाद में एक बेलन नदी घाटी है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी, उसी में एक जगह है, नाला है लोहंदा नाला है। वहाँ से एक हड्डियों के मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो लोहंदा जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी से जगह है, लोहंदा नाला, वहाँ से हड्डियों के मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है, वो इसी काल की मिली है। तो इसमें इतनी चीज़ें याद रखना है, ये निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो चलिए ये मिटाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये सारे पॉइंट्स। तो ये हो गया निम्न पुरापाषाण काल। अब इसके बाद हम देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पाषाण काल, निम्न के बाद मध्य पाषाण काल देखेंगे। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल जो पुरापाषाण के बाद शुरू हुआ है, इस काल के बारे में सबसे पहले जो हमें जानकारी मिलती है वो 1867 में मिलती है, जब विंध्य वाले इलाके में, जो विंध्य क्षेत्र से हमें पाषाण, लघु पाषाण के उपकरण प्राप्त होते हैं। और ये कौन खोजता है? सीएल कार्लाइल 1867 में विंध्य क्षेत्र से सबसे पहले लघु पाषाण उपकरण प्राप्त करते हैं। लघु पाषाण, लघु मीन्स छोटा, पाषाण मीन्स पत्थर, उपकरण मीन्स हथियार, मतलब पत्थर के छोटा हथियार प्राप्त करते हैं। सबसे पहले कौन? 1867 विंध्य क्षेत्र से सीए कार्लाइल लघु पाषाण उपकरण प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मध्य पाषाण काल का जो हथियार मिलता है हमें विंध्य क्षेत्र से मिलता है। 1867 में सीएल कार्लाइल उस हथियार को ढूंढते हैं और इस हथियार को ढूंढने के बाद पता चलता है कि ये बड़े पैमाने पे, बड़े इलाके से, काफ़ी दूर दूर इलाके से ये हथियार मिले हैं। तो इसके बाद अंदाज़ा लगाया गया है कि इस काल का मानव का जो विस्तार निवास क्षेत्र था वो काफ़ी दूर में था, काफ़ी इलाकों में बसे हुए थे। और इस काल के जो हथियार मिले हैं वो बहुत ही छोटे थे। हथियारों के जो आकार थे
क्या होते, छोटे आकार होते थे, बहुत छोटे आकार के औजार होते थे। औजार बहुत छोटे होते थे जो आधे इंच से लेकर आधे इंच से पौना इंच तक होते थे, आधे इंच से पौना इंच तक होते थे। तो ये 1 इंच के भी नहीं होते थे, आधे इंच से लेके पौना इंच के औजार होते थे इनके। और ये औजार जो थे वो क्वार्टजाइट, जैस्पर, फ्लिंट, चट इत्यादि पत्थरों के बने होते थे। जो इनके हथियार थे वो था छिद्रक, ब्लेड, स्क्रैपर और बेधक, ये इनके हथियारों के नाम थे। इसके अलावा इसी काल में मानव ने गुफाओं में रहना, वो मानव के कंकाल भी मिलने इसी काल से शुरू हो जाते हैं। मानव के कंकाल मिलने इसी काल से शुरू हो जाते हैं। और जो इसके स्थल है उसके बाद ये देखेंगे, इतना लिखने के बाद ये आप सब लिखना है आपको। इसके बाद ये देख लेते हैं कि कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले गुजरात का एक जगह है, गुजरात के लखनाज, ठीक है। तो गुजरात के लखनाज से छोटे पत्थर के हथियार के अलावा, उपकरण के अलावा यहाँ एक कब्रिस्तान मिला है। इसके अलावा जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं और मिट्टी के कुछ बर्तन भी मिले हैं। गुजरात के लखनाज से ये जानवरों की हड्डियाँ, कब्रिस्तान और इसके अलावा मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं। और यहाँ से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। तो इसमें ध्यान रखना है आपको क्या क्या मिला है। एक तो हड्डियों के औजार, उसके अलावा कब्रिस्तान और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से गुजरात के लखमान से मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं, 14 मानव कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो एक गुजरात के लखमान है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पाषाण स्थल था वो राजस्थान से मिला है। तो राजस्थान का एक भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिला। और इसी ज़िले में एक नदी है, कोठारी नदी। कोठारी नदी के पास में एक बागौड़ जगह है, बागौड़। और बागौड़ सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा जो इलाका है, स्थल है, वो बागौड़ ही है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल का जो सबसे बड़ा इलाका है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास बागौड़ इसका सबसे बड़ा स्थल है। और यहाँ के स्थलों की खुदाई में भी कुछ मानव कंकाल मिले हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इस काल के सबसे बड़ा ये स्थल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक जगह पंचमढ़ी से 2 शैल आश्रय मिला है, 2, ठीक है। शैल आश्रय का मतलब है शैल में चट्टान होता है, चट्टानों मतलब गुफाओं में निवास के 2 सबूत मिले हैं। कहाँ से?
मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से 2 शैल आश्रय मिले। ये 2 कौन कौन से, ये लिख देता हूँ। एक है जम्बू द्वीप और दूसरा है डेरोथी द्वीप। तो मध्य प्रदेश पचमढ़ी से 2 शैल आश्रय मिले हैं, एक जम्बू द्वीप और एक डेरोथी द्वीप। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का ही एक जगह है होशंगाबाद में जगह आदमगढ़। यहाँ से सबसे पहले पशुपालन का सबूत मिलता है। सबसे पहले पशुपालन का सबूत यहीं से मिलता है। पशुपालन का सबूत सबसे पहले मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ से पशुपालन का सबूत। इसी पाषाण काल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं नवपाषाण काल। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, नवपाषाण काल पे आते हैं। नवपाषाण काल, ये हमने देख लिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब देखेंगे हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, एक तो नवपाषाण काल देखे तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से जो इसका समय है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए इसी काल में हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए इसी काल में हुए। इस काल में मानव स्थायी रूप से बस के खेती करना शुरू कर दिया था। इस काल में मानव स्थायी रूप से बस कर खेती करना शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ वो पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। तो खेती, स्थायी रूप से खेती और पशुपालन को ध्यान में रखते हुए इनको बर्तनों की ज़रूरत पड़ी और चूँकि उसमें चाक का आविष्कार भी हो गया था, तो चाक के आविष्कार हो जाने से उन्होंने चाक पे बर्तन बनाने भी शुरू कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें इसी समय हो रहा था। तो जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए इसी काल में हुए। इसके बाद अब इसके स्थल देख लेते हैं कौन कौन सा, कौन सा स्थल मिला है जहाँ से कुछ मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक पंजाब का जो इलाका है बलूचिस्तान में पंजाब के बलूचिस्तान से जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है वो मेहरगढ़ से लगभग 7000 ईसा पूर्व में सबसे पहले कृषि का स्पष्ट जो सबूत मिलता है यहीं से मिलता है। कृषि का सबूत सबसे पहले मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है मेहरगढ़, यहाँ 7000 ईसा पूर्व में कृषि का सबसे स्पष्ट सबूत यहीं से मिलता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से 2 इलाके मिले हैं। जम्मू कश्मीर में 2 इलाके मिले हैं और एक इलाका है बुर्ज होम और दूसरा इलाका है वो है गुफ कराल। 2 इलाके मिले हैं जम्मू कश्मीर में, गुफ कराल और बुर्ज होम। तो बुर्ज होम से एक तो गर्तवास मिला है। गर्तवास का मतलब होता है नीचे गड्ढे में वास करना। उन्होंने गड्ढे बना के नीचे अपने घर बना रखे थे और उसी में ये लोग निवास करते थे, रहते थे इसमें। तो बुर्ज होम से इन्हें गर्तवास का सबूत मिला है। नीचे लोग मानव के रहने के लिए नीचे घर बनाए गए थे और उसी में मानव रहते थे, जो भी कारण में रहने का, लेकिन वहाँ से एक गर्तवास का सबूत मिला है। और दूसरा यहीं से एक कब्र मिला है, जिस कब्र में कम से कम एक कुत्ते के साथ, इस कब्र में एक माली के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। तो एक कब्र में माली के साथ, एक मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था
और दूसरा गर्तवास। तो दो सबूत यहाँ से मिले हैं। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तवास मिला है और एक कब्र मिला है जिसमें मानव के साथ एक पशु को दफनाया गया था। इसके अलावा गुफ कराल से दो चीज़ें मिली हैं। एक सिलबट्टा मिला है, सिलबट्टा जिस पे हम कुछ पीसते हैं, और दूसरा सुई मिली है। और ये सुई किसकी है? हड्डी की सुई मिली है, हड्डी की सुई। तो सिलबट्टे मिलने से ये पता चलता है कि उस समय के मानव अनाजों को पीसना शुरू कर दिया था, अनाज को पीसता था वो। और सुई मिलने से, हड्डी की सुई मिली, इससे ये भी पता चलता है कि वो कपड़ों को सिलने की विधि से परिचित थे, मतलब जानते थे कपड़े को सिलना। तो ये जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम और गुफ कराल, ये दो इलाके हैं। इसके अलावा बिहार का चिरांद एक जगह है, चिरांद, और ये चिरांद है सारण जिले में। बिहार में चिरांद जिले जो सारण जिले में है। और यहाँ से मिला है आपको, ये पहला जगह है जहाँ से हड्डियों के बहुत ज़्यादा औजार मिले हैं। ये चिरांद पहला इलाका है जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हड्डियों के बहुत ज़्यादा औजार मिले हैं, और वो हड्डियाँ हिरन की हड्डियाँ हैं। तो हिरन की हड्डियों के बहुत ज़्यादा जो औजार मिला है वो बिहार के चिरांद जिले से मिला है। तो हिरन के हड्डियों के औजार, और ये औजार लिखना है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दो इलाके हैं, और एक है कोल्डिहवा, और जो दूसरा इलाका है वो है लहुरागढ़। दो इलाके कोल्डिहवा, लहुरागढ़। तो कोल्डिहवा से 6500 ईसा पूर्व से हमें चावल की खेती का सबूत मिलता है। कोल्डिहवा से 6500 ईसा पूर्व में हमें चावल की खेती का सबूत मिलता है, और ये इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी के आसपास का ये इलाका है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी के आसपास कोल्डिहवा जगह है जहाँ से 6500 ईसा पूर्व में हमें क्या मिलता है? सबूत मिलता है मानव के, ठीक है, जो खेती करता था। इसके अलावा जो ये लहुरागढ़ है, लहुरागढ़ से करीब 9000 ईसा पूर्व अभी तक ये माना जा रहा था कि जो सबसे पहले खेती के जो सबूत मिला है वो मेहरगढ़ ही है। लेकिन यहाँ पे ये अभी के शोध से, अभी के खोज हुए हैं, उससे ये पता चल गया है कि सबसे पहले जो खेती की शुरुआत हुई थी वो भारत के उत्तर प्रदेश के लहुरागढ़ से 9000 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। इसके अलावा असम का इलाका है दावोजली। ये दावोजली इलाका है असम के, और यहाँ से कृषि और पशुपालन का सबूत मिला है। कृषि और पशुपालन का सबूत यहाँ से मिला है। इसके अलावा कर्नाटक के संगनकलू से एक जगह संगनकलू है जो मैसूर के निकट ही है, और यहाँ से राख का ढेर मिला है यहाँ से खुदाई में। तो ये नवपाषाण काल की विशेषता है कि कहाँ से मोटे मोटे जो मेन इलाके उसका मैंने नाम लिखा है कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व में कृषि का सबूत मिला है। कश्मीर के बुर्ज होम से एक गर्तवास मिला है, और एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है वो भी मिला है। गुफ कराल से सिलबट्टा मिला है और हड्डियों की सुई मिली है। तो सिलबट्टे से ये पता चलता है कि इस समय के मानव हथियारों को मतलब अनाजों को पीसना शुरू कर दिया था,
और सुई मिलने से कि वो कपड़े को सिलने की विधि जानते थे। बिहार के चिरंद से बहुत बड़ी मात्रा में हिरण के हड्डियों के औजार मिले हैं और उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से 6500 ईसा पूर्व में धान की खेती का सबूत मिलता है और 9000 ईसा पूर्व में लोहरागढ़ से भी धान की खेती का सबूत मिला है। तो अभी तक में ये माना जा रहा था जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान का वही सबसे पहले खेती का सबूत वहीं से मिला, लेकिन अब ये नए शोध के आधार पे ये पता चला है कि 9000 ईसा पूर्व में ये लोहरागढ़ था जहाँ पे खेती की शुरुआत हुई थी। इसके बाद असम के दाओजली में कृषि और पशुपालन का सबूत मिला है और कर्नाटक के संगनकलू से राख का ढेर मिला है। तो ये हो गया आपके नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में थोड़ा ऊपर लिख लेंगे कि नवपाषाण काल ऐसे काल की दृष्टि से बहुत छोटा काल है, लेकिन इसमें ही सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इस काल में मानव स्थिर रूप से स्थायी रूप से रह के खेती करना शुरू कर दिया था और पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। तो खेती और पशुपालन के कारण इनको बर्तनों की ज़रूरत पड़ी और बर्तनों के लिए इन्होंने पहले चाक का आविष्कार, उसी चाक पे इन्होंने बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद जो इसके महत्वपूर्ण स्थल है और एक एक स्थलों से कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं ये आपको इसमें एक एक करके लिखना है। तो ये आपका कंप्लीट एक चैप्टर हो गया जिसका नाम था प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल है। इसके बाद दो और टॉपिक मैं बताऊंगा, इससे अलग है वो है महापाषाण काल जो दक्षिण भारत में मिला है और एक ताम्रपाषाण काल, वो भी किसी क्लास में बता दूंगा, लेकिन ये लगभग आपका कंप्लीट है और इस पे आपको नोट्स बनाना है। तो उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।